चलिए जी स्टार्ट करें। तो ये टोटल अभी 88 टेस्ट अपलोडेड है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि गेट का भी है। अब तुम देखो, इसमें जैम के भी टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, गेट के भी, नेट के भी। तो जो तुम्हारा रेलिवेंट हो वो मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी है ना, जैसे गेट के फुल लेंथ है, गेट वालों के लिए हैं। बट स्टिल इफ़ यू वांट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो और नेट का जो अपलोड हुआ था, ये एक्चुअली PYQ ही है ना। जून 2025 का PYQ है, जून 2024 का है, दिसंबर 2024 का है ना। तो ये जस्ट हम लोग तो अभी हमें क्या करना है, जैम वाला देखना है ना। तो शुरू से जा सकते हैं, सर्च कर ले। यही था ना, जैम गेट यूनिट वाइज 1 2। तो जिनको डाउट, कुछ लोगों ने डाउट के लिए बोले थे, तो हमने कहा ठीक है, डाउट प्लस में क्या 2 3 का रखा था ना। 2 अभी तो मुझे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नहीं, चलो पहले देखते हैं। सो जो भी क्वेश्चन नंबर डाउट है आप, है ना, अच्छा चैट में लिख दो, टेस्ट नंबर प्लस क्वेश्चन नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कोई एक देखना पड़ेगा पहले। टेस्ट 9 से स्टार्ट करें, चैट में लिखो जिनके जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर, यू राइट। टेस्ट नंबर फॉर एग्जांपल 2 2 3 9 बोला था ना। तो 2 में ये क्वेश्चन है, 3 में ये है, 9 में ये है, जैसे उन्होंने लिखा टेस्ट 9। चलो 9 ही ओपन करते हैं। सो 9 अगर देखेंगे हम लोग, 8 है ना। तो इधर से 9 यहाँ पे ना रैंडम वेरिएबल का है ये, ओके। तो अभी तो मैं सबमिट कर देता हूँ ऐसे ही, बाकी ताकि मैं देख सकूँ। बाकी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी टोटल कितने, 16 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं जस्ट, है ना। तो देखेंगे तो फर्स्ट रोहित का है ना, देख सकते हैं। प्राची, देन रितेश, अमित, है ना। ठीक है। सो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन पे। बताइए जी, जैसे इन्होंने लिखा है, सो हम क्वेश्चन 24 9 का ना। चलिए 24 देखते हैं। तो यूनिट वाइज में किसी में सर 30 आपने होंगे। 2 खोला है, टेस्ट 2। लेकिन तुम्हें चैट में तो 9 लिख रखा है, देखो चैट में ठीक से टाइप करो। टेस्ट आपने 2 खोला है। अच्छा मैंने 2 बोला है, ओ नहीं नहीं, अच्छा सर खोला कौन सा है, ओ टेस्ट 2 खोल दिया मैंने, अच्छा। सर 2 में भी डाउट है। हाँ बताइए। सर वो क्वेश्चन नंबर ये 1 वाला। 1 ही डाउट है, पहला। यस सर। अच्छा तो इसमें वेन डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वेन डायग्राम क्यों बनाना, हमें तो ये निकालना है, चलो देखते हैं। तो इसमें जो है, अच्छा मैंने 2, ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं। 2 में जो है, 9 खोल रहे थे, 2 पे आ गए। देखो क्वेश्चन इधर दिखेगा और ये सॉल्यूशन इधर लिखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 3/4 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/3 है, ठीक है। तो आपको बताना है बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ठीक है। तो ये निकालना है। चलिए जी तो देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ 1/3, यही होगा।
एंड यहाँ से क्या होगा, इसको ठीक से लिखेंगे तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बाकी साइड में रखेंगे इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यही है, एंड दिस इज़ 1/3। और एक इन्फॉर्मेशन बस मुझे बी की प्रोबेबिलिटी पता है, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। इसको एक साथ अगर करें तो ए यूनियन सी कर सकते हैं। इसको अगर फर्दर लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बराबर 1/3। तो इसको फर्दर ओपन करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैं तो मैथमेटिकली ही कर रहा हूँ, वेन डायग्राम से भी ट्राई कर सकते हैं। चलो करके देखेंगे वेन डायग्राम से ही, अभी तत्काल ऐसे ही करके देखता हूँ अलजेब्रिकली। सो ये आ जाएगा बी माइनस ए यूनियन सी, है ना, या सॉरी क्या करते हैं हम लोग, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, दिस इज़ 1/3। अब बी यहाँ यूज़ कर लेंगे तो इससे एक क्वांटिटी आ जाएगी, तो बी रख दीजिए 3/4 चाहे तो। सो यहाँ से आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। ये ए इंटू बी प्लस सी जैसा है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं ये निकाल रहा हूँ, बस इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। और ये बाकी पी भी मुझे पता है 3/4, तो इसको उधर ले आओ, तो 3/4 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, 104 5/12 आ गया। ओके, इसको फर्दर ओपन कीजिए, तो इसको फर्दर ओपन करेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए बी इंटरसेक्शन बी सी, तो ए बी सी आ जाएगा। ये है 5/12। सो अब यहाँ से मुझे ये पता था, पता है, अच्छा नहीं अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता तो है। ये देखिए ध्यान से, यू सी इट केयरफुल्ली। सो ये और ये तो पता चल गया ना आपको, तो इसको यूज़ कीजिए, तो हो गया। देखिए सॉल्व करते चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा जो भी गिवन है। तो अभी के लिए ये यूज़ कीजिए आप, तो आपको यही तो चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी बच नहीं गया। सो बी इंटरसेक्शन सी, और जो बाकी बचा है दिस माइनस दिस, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पता है 1/3। सो दिस इज इक्वल टू 5/12। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी आ गया 5/12 माइनस 1/3, 1/3 इज लाइक 4/12, है ना। सो 1/12 आ गया जी। चेक कीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ये प्रोसेस ठीक है। क्या क्या किया, जो जो गिवन था बस हम सॉल्व करते चले गए, ठीक है ना। तो जैसे आप फॉर्मूला जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला हमने यही यूज़ किया है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही किया है। सो जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसके हिसाब से, एंड जो सब कुछ यूज़ किया तो ये आ गया। हाँ जी, इनका डाउट है देखो समझ आया। दूसरा तरीका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से ट्राई कर लेते हैं। तो अगर वेन डायग्राम से जाएंगे, कोशिश करके देखते हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही मेहनत तो वैसे ही करना पड़ेगा। वहाँ भी जैसे ए है, बी है, सी है, और ये हमारा सैम्पल स्पेस है, ठीक। तो अब हमें क्या गिवन है, बी की पूरी प्रोबेबिलिटी पता है, तो एक पोर्शन को हमने नाम दे देते हैं, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन है, बी ये वाला है, सी, ऐसे करके दे दिया। अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाओ और सॉल्व करने की कोशिश करो। सो बी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। बी में क्या क्या आ रहा है, सेट बी देखो, बी में आ रहा है बी सी डी ई, सो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट जिसमें सी नहीं आ रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी पहले देख लो क्या है। सो ए बी का इंटरसेक्शन ये है, और वैसा पार्ट जो सी में नहीं आ रहा है तो सिर्फ बी है यहाँ। तो बी की वैल्यू मुझे पता चल गया 1/3। चेक करो जी, ये वाला पोर्शन वही है, ए इंटरसेक्शन बी है एक्सेप्ट सी, तो यही वाला पार्ट है। ओके, नाउ यहाँ से बी इंटरसे है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो मतलब बी वाले जो सर्कल है उसका वो पार्ट जिसमें ए सी नहीं आता हो, तो बी सर्कल देखो जिसमें ए और सी को बाहर कर दो बी में से। सो ए को भी बाहर कर दोगे और सी को भी बाहर कर दोगे, बचेगा सिर्फ सी। सो सी यहाँ से कितना आ गया 1/3। आपको क्या चाहिए था, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी सर्कल में कॉमन है डी ई, सो हमें चाहिए डी प्लस ई। देखो तो ये तो ज़्यादा आसान हो गया भाई, तो बड़ा जल्दी आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, हमें क्या चाहिए था, डी प्लस ई चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ डी प्लस ई, एंड डी प्लस ई क्या होगा, यहाँ बी सी पता ही है तो हटा दो। सो 3/4 माइनस इन दोनों का सम 2/3। चेक करो जी, 12 3 3 9 में से 8 1/12। तो इतना ही सॉल्यूशन है ना, वेन डायग्राम से यही हो गया। अब देखो जो अच्छा लगे वो करो। सो दूसरा अप्रोच अलजेब्रिकली हमने पूरा सेट थ्योरी को यूज़ किया, और एक अप्रोच ये है कि पूरा सेट थ्योरी को यूज़ करके तब भी आंसर 1/12 आया। दूसरा अप्रोच है कि हमने सेट थ्योरी को यूज़ किया तो उससे भी आंसर 1/12 आया, है ना। ये गिवन 3 गिवन कंडीशन थी जिसको हमने यूज़ किया। वाह, ये तो आसान था, जल्दी आ गया, देख लो। यस सर। ठीक है ना। सब फाइनल, हाँ वो ABC बनाने से आसान हो गया, वो वही कंफ्यूज हो रहा है। चैट में लिखो, चैट में लिखो, पता कैसे चलेगा से जो भी टेस्ट में जैसे मनीष लिख रखा है, क्या है जी 23 25 23 पे आते हैं। सो 23 ये कह रहा है कि एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड इफ रिजल्ट इज अ हेड, पेयर ऑफ अनबायस्ड डाई इज रोल्ड एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द, एक मिनट, पेयर ऑफ डाइस रोल, ठीक है, and the number obtained on the adding obtained by adding the numbers on the two faces is noted. If the result is tell, a card from a well shuffled pack of 11 cards numbered 11 cards 11 cards है ना, नंबर्ड है 2 से 12 तक है। फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 11 कार्ड्स हैं जो कि नंबर है 2 से 12 तक, इज पिक्ड एंड द नंबर ऑन द कार्ड। आई थिंक इसका सॉल्यूशन भी होगा ना, रिटर्न है या यहाँ पे नहीं है, रिटर्न में होगा, होना चाहिए। जो कुछ का नहीं होगा उसको बोलना पड़ेगा, तो लास्ट ईयर तो सॉल्यूशन सेक्शन में था सबका। है ना। हाँ, ये सबका रिटर्न सॉल्यूशन है, टाइप करा के अपलोड कर सकते हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि जो, हाँ इसमें है ना सर वो ये क्लिक हियर में है, है क्लिक हियर पे सॉल्यूशन। किसमें, सर वो सॉल्यूशन वहाँ पे क्वेश्चन नंबर के नीचे, वहाँ नहीं सर, वो सॉल्यूशन वाला ही सर। सॉल्यूशन सेक्शन में अच्छा सर ये क्वेश्चन नंबर 23 जहाँ लिखा है वहाँ सॉल्यूशन जो लिखा है वो क्लिक हियर इस तरफ सर, अच्छा लेफ्ट हैंड यहाँ पे, साइड। यस सर। ओ अच्छा अच्छा, यहाँ तो है सॉल्यूशन, या वो देखो ना सॉल्यूशन तो है ना, ये देखो ये डिटेल सॉल्यूशन है, पिछले वाले में भी रहा होगा फिर तो, था, देखते हैं, रुको उसको चेक नहीं किया हमने। सर तो सिर्फ यूनिट 2 में था। अच्छा ओनली 2 में है, मतलब यूनिट 2 में है ना सॉल्यूशन, तो बाकी में भी सॉल्यूशन अपलोड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है। सो जिन जिन टेस्ट का नहीं है मुझे बताना, एक बार देखते हैं उसको क्या काम करवाना है तो अपलोड करवा देंगे, है ना। सो ये सॉल्यूशन देखो भाई मनीष, क्या आपको ये समझ नहीं आया, सॉल्यूशन है ना, ये समझ आया कि नहीं, सॉल्यूशन तो है ना यहाँ पे, डिटेल सॉल्यूशन है ये। तो मैं सॉल्व करके देखता हूँ फिर, नहीं तो अभी हम 1 कर रहे थे ना, 1 में भी रहा होगा। 1 में क्या किया था, अच्छा 1 में इस तरह से किया था, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ किया था, क्योंकि ये टेस्ट और सॉल्यूशन चूँकि मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं दिन में बिजी हूँ, तो ये जो टीम में जो लोग हैं वो बनाते हैं। सो तो उन्होंने इस तरीके से किया है, तब भी आंसर 1/12 ही है। तो ये एक अप्रोच है, 2 अप्रोच से मैंने सॉल्व किया है, बात वही है, इन्होंने समा वही यूज़ किया होगा, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करके। है ना। सो यहाँ पे सी को ऐड किया, सी कॉम्प्लीमेंट, बाद में फिर ए को इंट्रोड्यूस कर दिया।
के। ठीक है ना? तो ये भी एक अप्रोच है। बाकी मैंने दो तरीके से किया है। 23 में देख लो। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो कह रहा है कि है ना, a card from well shuffled pack of 11 cards numbered 2 3 and dot 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 12 is picked and the number on the card is noted. So what is the probability that the noted number is either 7 or 8? ठीक है। तो यहाँ नोट हो रहा है 2 फेसेस पे जो आ रहा है उसका सम, है ना। और यहाँ नोट हो रहा है कि एक कार्ड है जिसमें 11 कार्ड ही हैं बस, ठीक है, जिसको 2 से 12 तक लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 23। तो इसमें जो अगर सैंपल स्पेस लिखोगे ना, ये कुछ ऐसा है कि अगर हेड आया, तो हेड आया तो आपने क्या किया, डाइस को रोल किया। डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 2 से लेके 6 6 तक, टोटल 36 आउटकम है। और अगर टेल आया तो क्या करोगे, अगर टेल आया तो आपने पैक ऑफ 11 कार्ड से उसमें एक कार्ड ड्रॉ करो जिसमें 2 से 12 तक लिखा हुआ है। सो 2 3 4 12 तक, ये सैम्पल स्पेस है आपका, है ना। अगर ठीक से और लिखना चाहोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, H11 H12, तो ये ऐसा हो जाएगा आपके पास। और H66 ये हो जाएगा। और मिक्स करोगे तो यहाँ से आ जाएगा T2 T3 एंड T12 तक। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस है। अब यहाँ ऑब्वियसली आप नोट कर सकते हो कि आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, तो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लासिकल डेफिनेशन मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपको मैनुअली ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो उसके लिए जैसे इन्होंने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कार्ड नोटेड नंबर आइदर 7 और 8, तो ये इवेंट है, ठीक है, कि नोटेड नंबर इज 7 और 8। तो अब इसका फेवरेबल आउटकम तुम ढूंढ लो कि इसमें फेवरेबल आउटकम क्या क्या है ई में। तो ई में फेवरेबल मतलब 7 या 8, पहले डाइस वाले में ढूंढो कि सम 7 कब कब आ सकता है। तो एच सम 7 कब आ सकता है, 1 6, एच के साथ 2 5, एच के साथ 3 4, एच के साथ 4 3, एच के साथ 5 2 और एच के साथ 6 1। एक तो ये हो गया, ये 7 वाला इसमें हो गया। इसमें 7 वाले का क्या चांस है, तो इसमें चांस है T7 रहा होगा, है ना, यही है। 8 वाला, फिर 8 वाला ढूंढो, तो H 8 में क्या होगा, 2 6, फिर H के साथ 3 5, फिर H के साथ 4 4, H के साथ 5 3 और H के साथ 6 2, यही पॉसिबिलिटी है जी। अच्छा, इसमें H क्या होगा, T8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम, इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है, इट्स नॉट लाइक काउंट कर लेंगे यहाँ कितने हैं। अगर वैसे तुम सोचोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 38 + 11, सॉरी 36 + 11 आएगा, तो यह आएगा 47। तो इट डजंट मीन यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई काउंट करोगे तो कितने, 6 + 6 12 + 2 14 है जी। नहीं, 3 3 6, यहाँ क्या रह गया, 2 6 3 है ना, एक साथ नहीं आया ना, 7 1 2 3 4 5 5 2 7 13 13 है ना, तो ये 13 है। अब कोई सोचेगा 13/47, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये आपको अभी तक ज्ञान होना चाहिए कि ये गलत क्यों होगा, क्योंकि ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है वो तब यूज होगा जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तब होगा जब सारे आउटकम इक्वली लाइकली होंगे। यहाँ इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। T7 की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी। सो इसमें होगा क्या, सो इसमें होगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, इसकी इसकी इसकी, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं लेवल कर दूँ कि जैसे इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सिमिलर होगी, तो क्या आएगा, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और 7 आने की 1/11, यही ना। और 2 है तो इंटू 2 कर देता हूँ, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर लिया। अब ऐसे ही
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हेड आने की 1/2, डाइस पे 1/6 आने की 1/36, या देख सकते हो 1 आने की 1/6 और डाइस पे 6 आने की 1/6। और ये कितने हैं ऐसे, तो ऐसे इसमें 11 होंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया 2 कट गया 1/11 प्लस यहाँ से 11/72। इसको एलसीएम ले लो जो भी आता है। वन 93 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 792। चेक कर लो कैलकुलेशन एक बार। बताओ भाई किसका डाउट है, मनीष हो कि नहीं, क्या डाउट है इसमें? एक तो पूछ के सो जाता है, सब ऐसे बच्चों का ना कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई अब कितनी बार तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, एक रिटर्न सॉल्यूशन है टेस्ट में, मैं लिख के बता रहा हूँ तभी तुम्हें कुछ क्या कहना चाह रहे हो? इसमें क्या है आंसर में 0.23, इसको डिवाइड करो कितना आता है ठीक है, तो ये जो दिखा रहा ना ये नहीं एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना, ये सिर्फ लोअर बाउंड है। जैसे आंसर इसका होगा, क्योंकि आपको पता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का आंसर क्या होता है, रेंज में रहता है, तो इसका आंसर ऐसा लिखा होगा 0.23 से 0.25 ऐसा है। लेकिन वो जो वहाँ दिखा रहा है ना सिर्फ लोअर बाउंड दिखा रहा है, इसका आंसर एक्चुअली आपने देखा होगा जैम के पेपर में भी, लेकिन ये जो पोर्टल है यहाँ पे सिर्फ ये लोअर नंबर दिखाता है। तो इसको डिवाइड करोगे ये आ रहा है 0.24, ठीक है 243, तो ये 0.24 है, तो रेंज इस तरह से होगा, तो वो जो दिखाता है वो लोअर बाउंड है उसका। इस पे क्या था सॉल्यूशन में, क्या इसने यही किया था कुछ और किया था? सो यहाँ पे इसने फिर यूज़ किए थे, एक मिनट रुकिए। सो ठीक है, देखो एक क्वेश्चन करने का 1000 तरीका, अभी मैंने एक तरीके से सॉल्व किया, यहाँ इन्होंने अपने तरीके से कर रखा है, आंसर एट द एंड सेम ही आएगा। ठीक है, तो तरीका कोई भी लो, अब तुम्हें समझना है, और दूसरों का सॉल्यूशन समझना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, अपना सॉल्यूशन लिखना ज़्यादा आसान टास्क है। क्योंकि है ना, तुम्हें एक सॉल्यूशन अगर देख लिया तुम्हें लगा यही सही है, लेकिन तुम खुद ट्राई करोगे तुम्हारे पास 50 नए तरीके हो सकते हैं। एनीवे चलिए बाकी दूसरे बच्चे के डाउट पे आते हैं। टेस्ट 2 में क्या डाउट है भाई, 5 8 24। सो 5 में आते हैं। 5 में क्या है, 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table। ठीक है, तो then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife। okay, so एक अमेरिकन और 4, एक इंडियन 4 अमेरिकन, मतलब कितने कपल हो गए, 5 कपल है, टोटल 10 लोग हैं। ठीक है, सो ठीक है, तो आपने जानते होंगे कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, सर्कल पे अगर मुझे लोगों को है ना अरेंज करना है, जैसे वो जो जानते हैं ना परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इट्स n फैक्टोरियल, वो लीनियर परमुटेशन के लिए किसी लाइन में
आप n लोगों को बिठा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं? इट इज n फैक्टोरियल. व्हेन यू आर अरेंजिंग n पीपल ऑन सर्कल, उसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन, एंड सर्कुलर परमुटेशन इज n-1 फैक्टोरियल. उसकी वजह ये है कि फर्स्ट और लास्ट मिल जाते हैं, तो वो मतलब n कॉम्बिनेशंस ऐसा है जो कि एक ही कॉम्बिनेशन देगा. दे आर नॉट डिफरेंट एक्चुअली. सो वी डिवाइड बाई n, so n factorial upon n becomes n-1 factorial. So circular permutation of n distinct object is n-1 factorial. So ये आ जाएगा यहाँ से 9 factorial is the total number of way in which we can arrange 10 person on a circular table. ठीक है, 10 person है टोटल, 5 couple है. So अब क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मेन सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ. E1 ले लो या E ले लो कि इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, एडजेसेंट टू हिज वाइफ. ठीक, तो F होगा F में क्या गिवन क्या है? ईच अमेरिकन मैन सीटेड एडजेसेंट टू वाइफ. ईच अमेरिकन मैन, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया आप अभी सॉल्व करके देख सकते हो. ठीक है, सो ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ. ठीक है, सो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, यही चाहिए. देखो तो क्वेश्चन समझ लिया हमने, अब ट्राई करके देखते हैं. सो नाउ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ठीक है जी, तो E इंटरसेक्शन F का क्या मतलब है कि इंडियन एंड अमेरिकन ऑल आर सीटेड विथ, है ना, जो पर्सन है मैन विथ हिज वाइफ. सो आप जब अरेंजमेंट देखेंगे तो यू हैव टू, जब आपको याद होगा कि जैसे लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना 11th-12th में. अच्छा, जिन लोगों को ये सब नहीं ठीक से आता है, आई विल रिक्वेस्ट देम टू जस्ट काउंटिंग, अगर आप ठीक से नहीं आते हो. 11th-12th क्लास में एक चैप्टर था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, उससे आपकी बेसिक थोड़े ठीक हो जाएंगे काउंटिंग के, क्योंकि काउंटिंग बेसिक प्रोबेबिलिटी में जरूरत पड़ेगी. सो मुझे 5 कपल को बिठाना है एंड दे विल बी टुगेदर. तो उनको एक मान लेंगे, कपल है ना, हस्बैंड वाइफ को एक मान लेंगे. तो वी हैव टू मेक सीट ऑफ हाउ मेनी पीपल? 5 पीपल, बिकॉज 2 को एक मान रहे हैं. तो 5 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे? सो नंबर ऑफ, इट्स अ 4 फैक्टोरियल. एंड नाउ दे कैन, 2 पीपल कैन इंटरचेंज देयर सीट इन 2 फैक्टोरियल वे. तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कितनी बार? सो 5 कपल है, सो दे कैन चेंज, तो ये आ जाएगा. तो कहने का मतलब ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा. 2 की पावर 5 कितना होता है? 32. ये कुछ आ जाएगा. ठीक है, अभी रखते हैं. एंड ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वही बात है, इसको कैंसिल करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी से भी लिखते हैं. अगर आपको ऐसे ना, ये जो मॉड लगाते हैं हम सेट में, तो सेट का मॉड लगाने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, दिस कैंसिल हो जाएगा. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ. तो ये तो आ गया. अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, तो एफ में क्या है? बस अमेरिकन मैन विल बी सिटिंग, है ना, एडजेसेंट टू हिज वाइफ. तो यहाँ 4 कपल हैं जो एक साथ होंगे, तो 4 जो कपल हैं उसको एक मान लेंगे. तो 4 कपल ये हो गए. इंडियन हस्बैंड वाइफ कहीं भी हो सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है. तो 4 अमेरिकन कपल हो गए, 4 इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ. कितने लोग? 6 लोग हैं. 6 पर्सन कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वे? ऑन सर्कल दे कैन अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वे. अब अगेन जो अमेरिकन कपल्स हैं दे कैन, है ना, इंटरचेंज देयर पोजीशन. तो 2 लोग हैं तो पोजीशन चेंज करके 2 तरीके से बैठ सकते हैं. तो 2 और कितने कपल हैं, मतलब 2 फैक्टोरियल वही, और 4 अमेरिकन कपल है ना, तो ये हो गया. तो ये आ गया 216 इंटू 5 फैक्टोरियल. चेक कर लो जी. तो फाइनली जो आंसर आया 4 फैक्टोरियल इंटू 32 एंड 5 फैक्टोरियल इंटू 16. सो ठीक है ना. सो ये है
5 फैक्टोरियल इंटू 16, चेक कीजिए कितना आंसर आना चाहिए। तो ये तो कट गया 2 टाइम में, ये कट जाएगा 5 टाइम में, सो 2/5 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, देख लीजिए। ओके जी, देखो इनका डाउट 2/5, तो इसमें आंसर क्या दे रखा है 2/5, ठीक है, इन्होंने यही किया है। हाँ ओके है ना। जैसे पहले सॉल्यूशन देख लोगे ना, तुम्हारा काम दिमाग काम करना बंद कर देगा, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इवन सॉल्यूशन गिवन है, यू सॉल्व योर सेल्फ। हो सकता है कई बार तुम्हारा अप्रोच अलग होगा, आंसर सेम होगा, ठीक है, वो अच्छी बात है ना। अगर सॉल्यूशन देख लिए, तुम्हारा दिमाग दूसरा अप्रोच सोचेगा ही नहीं, उसको लगेगा यही से ठीक है और यही जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसी को तुम सही प्रूव करने लगोगे। होता ना, कई बार याद होगा तुम्हें, आंसर देख लेते हैं, फिर समाव हम प्रूव करते हैं कि वो ऑप्शन सही है, ए ट्रू है तो एक ऐसा ट्रू दिखाएंगे, इस पर हम लग जाते हैं, चाहे ए फॉल्स ही क्यों ना हो। तो इस तरह से नहीं करना ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने किया जो उसने किया सेम था, बाकी 2 क्वेश्चन में अप्रोच अलग अलग थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब सॉल्यूशन मैंने बनाए नहीं है, ये है। सर वो एफ वाला कैसे आया, एक बार रिपीट कर। एफ में पहले, एफ कार्टून तो पढ़ो क्या है, ढंग से समझ आया, पढ़ो इसको, राइटिंग समझ आती है, क्या है एफ में। ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। हाँ तो कितने अमेरिकन मैन हैं, 5 हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, 5 है 4 हैं, अमेरिकन 4 है ना। तो यहाँ एफ में क्या ये ज़रूरी है कि इंडियन हस्बैंड और इंडियन वाइफ साथ होंगे, ऐसा ज़रूरी है, नो। नहीं है ना। तो मेरे पास कितने लोग हैं अब, जैसे 2 लोगों को साथ रखना होता है, तो उसको मान लो हम रस्सी से बांध के एक मान लेते हैं उसको, तो वो 1 हो गया मान लो। तो अमेरिकन कपल 1, अमेरिकन कपल 2, अमेरिकन कपल 3, अमेरिकन कपल 4 हो गया, इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ, कितने लोग होगा इसमें, तो कितने हुए ये? कितने चेयर लगाएंगे अभी हम इसके हिसाब से। 6 दिख रहे हाँ हैं। हाँ, 6 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वे ऑन अ सर्कुलर टेबल, 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल है। अब जो अमेरिकन कपल जो साथ बैठे थे, तो मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो पोजीशन चेंज करके वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं। सो 2 पर्सन कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वे, ए बी बी सी, ए बी और बी ए 2 अलग अलग अरेंजमेंट है ना, हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड, दे आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, दे विल बी काउंटेड डिफरेंट। तो यहाँ पहले जो साथ है, तो ये 2 कपल है, दैट कैन बी चेंज देयर पोजिशन इन 2 वेज, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड। सेम कितने हैं ऐसे, कितने कपल थे अमेरिकन, 4 थे ना, तो पावर 4 हो गया। यस सर। 824, 8 में क्या है, सो a signal which can be green or red with probability 4/5 and 1/5 respectively, and is received by station A and then transmitted to station B. The probability of each station receiving the signal correctly is 3/4, and the signal received at station B is green, and then the probability that the original signal green is एक मिनट को इसको ट्राई करते हैं तो
तो यहाँ पे था सिग्नल है विच कैन बी ग्रीन और रेड विथ प्रोबेबिलिटी 4/5 या तो ग्रीन होने की 4/5 प्रोबेबिलिटी है, रेड होने की 1/5 है। अब रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, अच्छा एक सिग्नल है जो ग्रीन या रेड हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये है, और वो रिसीव कर रहा है स्टेशन ए, देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी, स्टेशन बी को बताया गया है, प्रोबेबिलिटी दैट ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। अब करेक्ट जो रिसीव कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो फॉल्स भी रिसीव कर सकता है। इफ द सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी इज ग्रीन, ये गिवन है, तो इवेंट एफ अभी के लिए समझ लो कि सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन इज सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल ग्रीन सिग्नल इज, तो इनिशियली क्या हो सकता है, E1 E2 लेते हैं, ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन, या हो सकता है ओरिजिनल जो सिग्नल है इज रेड, ऐसा हो सकता है। तो अब आपको निकालना है E1 गिवन F, यही ना, कि ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, इसका क्या चांस है अगर B ने ग्रीन सिग्नल रिसीव किया है। तो इसको आप जो डायग्राम से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फॉर्मूला से अगर करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू F गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो E1 इंटू, ये लगा रहा हूँ मैं बेस थ्योरम, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो E1 ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन होने का क्या चांस है, तो उसने कहा था ग्रीन होने का चांस है 4/5। ओरिजिनल सिग्नल को रेड होने का क्या चांस है, सो रेड होने का चांस है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, अगर ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, या तो ए मतलब एफ ना, इवेंट ए एक्चुअली मैंने एफ ले रखा है यहाँ पे, सो ए जो लिख रहा हूँ वो एफ है, क्योंकि ए की आदत है ना लिखने की, इसीलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन E1, एफ है कि बी को सिग्नल ग्रीन मिला था, और एफ गिवन E2 ये निकालना है हमें। देखो तो अभी के लिए मुझे ये फाइंड करना है। सो अगर ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि क्या हो रहा है, बी को भी ग्रीन मिलेगा। तो यहाँ से ग्रीन आया और ए को ग्रीन मिला जैसे, है ना, तो ये अभी ए पे ग्रीन सिग्नल है, यही ना। अब ये बी तक, बी को क्या कन्वे होगा, ये ए है ना, तो यहाँ ए लिख देता हूँ, चलो। और ऐसा समझो यहाँ पे ए है, अब यहाँ पे बी है, तो ग्रीन से या तो इसको ग्रीन भी जा सकता है, रेड भी जा सकता है। तो क्या चांस था, ए को ग्रीन मिला ना, तो ग्रीन जाने का क्या चांस है, सही सिग्नल जाने का चांस तो क्वेश्चन ने बता रखा है ना। तो इसने बता रखा है कि करेक्टली, अच्छा ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली, ओ तो मतलब वो ए तक भी तो पहुंचना है। अच्छा तो पहले ये बता दिया कि ग्रीन और ईच सिग्नल ना, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होंगी, जैसे ए पे क्या पहुँचेगा, ये तो थोड़ा लेंदी चक्कर है नहीं, सो लेंदी इसलिए है क्योंकि सिग्नल अभी ग्रीन है एक्चुअली। अब मैं ए पे बात कर रहा हूँ, फिर हम बी पे बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन क्या हो सकता है, ए के पास या तो ग्रीन पहुँच सकता है या रेड पहुँच सकता है। इसके बाद फिर से दो पॉसिबिलिटी है ना। अब ए बी को ट्रांसमिट करेगा, या तो ग्रीन करेगा या रेड,
यहाँ से भी या तो ग्रीन या फिर रेड, ऐसा है ना, ये देखो। तो इस तरह का सिचुएशन है, ये स्टेशन ए है, मतलब एक्चुअल सिग्नल ए था, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं एफ गिवन E1 निकाल रहे हैं, ठीक है। सो एफ गिवन E1 निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि गिवन है E1, मतलब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, तो ए तक पहुंचेगा ग्रीन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बता रखा था 3/4, है ना, करेक्ट सिग्नल जाने की 3/4। तो ग्रीन से ग्रीन 3/4, ग्रीन से रेड 1/4। अब यहाँ ग्रीन अगर पहुँचा तो यहाँ से ग्रीन पहुँचने का 3/4 और यहाँ रेड पहुँचने का 1/4, रेड से ग्रीन पहुँचने का 1/4 और रेड पहुँचने का 3/4, यही होगा जी। अब चेक करो, तो अब मुझे ये चाहिए ए गिवन E1, तो अगर सिग्नल 1 को मतलब ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन था, तो क्या चांस है कि बी को ग्रीन मिलेगा। तो यहाँ ग्रीन था और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस पे और इस पे पहुँचना है, देखो रास्ता क्या क्या है, उसके प्रोबेबिलिटी लिखते चले जाओ। तो कहने का मतलब इसके लिए यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये रास्ता है, या फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, दो रास्ता हमारे पास है। तो इस रास्ते में देखो क्या हो रहा है, यहाँ 3/4 एंड आगे भी 3/4 और यहाँ 1/4 और आगे है 1/4, है ना, चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया फाइनली, तो 9/16 और 1/16, 10/16 आ जाएगा। अब यही प्रोसेस तुम ए गिवन E2 के लिए करो। तो ए गिवन E2 में क्या है, अब मैं ए गिवन E2 को देखता हूँ कि ओरिजिनल सिग्नल गिवन है E2, मतलब ओरिजिनल सिग्नल रेड था और हमें क्या चांस है कि बी को ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो ओरिजिनल रेड था लेकिन, तो चलो इसको भी सेम ऐसी डायग्राम बनाओ। तो ऐसी सेम डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ से बनाते हैं, देखो तो ओरिजिनल सिग्नल अभी रेड है ना, ओरिजिनल सिग्नल रेड है, तो अब ए पे क्या पहुँचेगा और बी पे क्या पहुँचेगा। सो ए पे या तो रेड पहुँच सकता है या ग्रीन पहुँच सकता है, सो ग्रीन पहुँच सकता है, रेड पहुँचा तो यहाँ से फिर रेड पहुँच सकता है या ग्रीन पहुँच सकता है, क्योंकि वो चेंज भी हो सकता है ना। तो यहाँ से या तो, है ना, रेड पहुँच सकता है या फिर ग्रीन पहुँचेगा, इस तरह से है। अब प्रोबेबिलिटी लिख लो करेस्पॉन्डिंग। तो रेड रेड ही ट्रांसमिट करेगा 3/4, रेड से रेड जाएगा 3/4, फिर रेड से ग्रीन हो जाएगा 1/4, रेड से ग्रीन हो जाएगा 1/4, ग्रीन से रेड रहेगा 1/4, ग्रीन से ग्रीन रहेगा 3/4। सो अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए E2 गिवन है ना, E2 मतलब था कि ओरिजिनल सिग्नल रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी को ग्रीन मिलेगा, तो बी को ग्रीन चाहिए एक्चुअली, तो ये वाला फेवरेबल है, ये फेवरेबल है। तो यहाँ से तुम यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, एक रास्ता ये है, एक यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, तो देखो कितना है। तो वहाँ से वहाँ जाने में R2R, तो R2R है 3/4, फिर R2 ग्रीन 1/4, और यहाँ पे रेड टू ग्रीन जाओगे 1/4 और ग्रीन टू ग्रीन रहोगे 3/4, ठीक। तो चेक करो कितना आया ये, तो ये आ गया 6/16, चेक करो। तो ये है, अब उसको पुट कर दो फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, यहाँ पुट करो जरा, देखो क्या आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन F, ठीक है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी ट्राई करो, जैसे कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है, तो तुम चाहो तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी जो जैम में है, कभी 4 के भी आए हैं, कभी 10 मार्क्स के भी आए हैं, तो 4 to 10 वैरी करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो, तुम्हें अगर लगता है ये सब बहुत मुश्किल है, छोड़ देता है, यू कैन स्किप, तो रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करो, बाकी सिलेबस करो, तुम्हारी मर्जी है ना, वो तुम्हें एफर्ट्स करना है। तो मुश्किल है लेकिन किसी को तो आता होगा, कोई तो करता होगा, ट्राई करके देख लो। सो क्या आ जाएगा, पुट करो इसको फॉर्मूले में। सो E1 था 4/5 एंड F गिवन E1 आया 10/16 अपॉन यहाँ से है 4/5 और ये है सेम, यही होगा 10/16 प्लस E2 है 1/5 और ये है 6/16। सिंप्लीफाई करिए जी, कितना आता है, तो ये 16/5 तो कैंसिल हो जाएगा, तेरा बचा 40 और इधर 40 + 6, तो मेरे हिसाब से 40/46 आ रहा है, 20/23 हो जाएगा। देखो जी कहीं कुछ मिस्टेक है तो बताओ, जिनको कुछ लग रहा है ऐसा डाउट।
20/23 आंसर है। इन्होंने क्या किया है, अच्छा यहाँ सॉल्यूशन नहीं है क्या, इसका सॉल्यूशन नहीं लिखा है, ओह इसका सॉल्यूशन मिसिंग है, तो इसको टाइप करा के ऐड करेंगे, है ना, जिनको भी नहीं सॉल्यूशन है तो ठीक है जी। सॉल्यूशन तो होना चाहिए था इसका भी, क्यों नहीं है, ठीक है ऐड करवाना पड़ेगा। 5 8 24, तो 24 देखो, so in a multiple choice question there are 4 alternative answers. ठीक है भाई, सो सो इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देर आर, है ना, 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं, ऑफ विच 1 और मोर आर करेक्ट। ठीक, तो जिसमें बता रहा है कि एक या एक से ज़्यादा करेक्ट है। अ कैंडिडेट विल गेट मार्क्स इन क्वेश्चन ओनली इफ ही ticks the correct answer. The candidate decide to tick the answer at random if he is allowed up to, अच्छा, if he is allowed up to 3 chances to answer the question, find the probability that he will get marks in the question. ओके, तो एक एमसीक्यू एग्जाम है, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स हैं ना, इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देर आर 4 अल्टरनेटिव आंसर्स, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स हैं, ऑफ विच 1 और मोर आर करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब है कि या तो एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है, बट फिक्स ऑप्शन होंगे ना, मतलब ए बी सी करेक्ट है तो ए बी सी करेक्ट है ना, इस तरीके से होगा। सो अ कैंडिडेट विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन ओनली इफ ही टिक्स द करेक्ट आंसर्स, तो इसको मार्क्स तभी मिलेगा जब वो करेक्ट आंसर टिक करेगा, जो ऑल पढ़ेगा ना, एम एस क्यू आपका होता है ना, एम एस क्यू जैसा वैसा हो गया कि ऑल करेक्ट आंसर टिक करेगा तभी उसको मार्क्स मिलेगा। द कैंडिडेट डिसाइड टू टिक द आंसर एट रैंडम इफ ही इज अलाउड अप टू 3 चांसेस टू आंसर, तो वो 3 चांस मिलेगा उसको आंसर करने का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, 3 चांस मिलेगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन, तो या तो मार्क्स मिलेगा या मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना, यही है। ओके, तो 4 ऑप्शन है ना, जैसे मान लो ए बी सी डी, इस तरह से 4 ऑप्शन है, इसमें कुछ फिक्स आंसर है, तो एक बार में सही करने के क्या चांस है इसके, 4C1 सर। नहीं नहीं, इसमें सिंगल करेक्ट तो है नहीं, ये ऐसा नहीं बोला ना सिंगल करेक्ट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसके 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं, मतलब 4 ऑप्शंस है, ये कहना चाह रहा है 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक या एक से ज़्यादा करेक्ट है ना, मान लो जैसे ए बी करेक्ट है फॉर एग्जांपल। अब उसने कहा है कि उसने टिक किया एट रैंडम इफ इज अलाउड अप टू 3 चांसेस टू आंसर द क्वेश्चन, तो उसको अलाउ किया 3 चांस है टू आंसर द क्वेश्चन, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट मार्क्स इन द क्वेश्चन, इसका मतलब वो सही कर लेगा, इसका क्या चांस है, यही ना, कि 3 चांस दिया और वो सही कर लेगा, सो 3 चांस में से सही करने के क्या चांस है, तो इसमें ऑल पॉसिबल क्या पॉसिबिलिटीज है सही होने की, तुम बताओ ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वो है, मतलब आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर ऐसा सोचूं मैं सैंपल स्पेस, अगर कोई क्वेश्चन में एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज इन विच आंसर हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि एक तरीका क्या है कि सिर्फ ऑप्शन ए सही है, या सिर्फ बी सही हो सकता है, या ओनली सी या ओनली डी, या हो सकता है ए बी बी सी, या ऐसे लिखूं मैं, तो कितने पॉसिबिलिटी टोटल है बता पाएंगे, ए बी ए सी ए डी, है ना, बी सी बी डी, यही हो सकता है, मतलब ये ए बी और बी ए सेम ही होगा, वो तो मैं सेट के तौर पे लिख रहा हूँ, तो ए बी करेक्ट होगा, ए सी करेक्ट होगा, ए डी होगा, या बी सी या बी डी होगा, सी डी होगा, 2 हो गया, 3 हो जाएगा, तो इतना करने की जरूरत है नहीं, ऐसे मैं समझाऊँ आपको, तो ये बस बता रहा हूँ आपको मैं, 3 लोग ए बी सी ए बी डी, फिर है ना, फिर ए सी डी, फिर बी सी डी, ठीक है, इस तरह से होगा, ए बी डी ए सी डी, ठीक है ना, ए बी डी, फिर ए सी डी हो गया, फिर बी सी डी हो गया, 4 ही हो गए ना, 4C3, हाँ ये होगा, फिर लास्ट में ए बी सी डी, कितने हैं ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस
ये 15 होगा। कैसे पता चला? 2⁴ कैसे? सो या तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 4C1 4C2 4C3 4C4, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 15। या तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 पॉसिबल आंसर है, 2 करेक्ट है ऑप्शंस, तो 4C2 पॉसिबल आंसर है, 3 है तो ये है। टोटल 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब उसको 3 चांस मिला, मतलब ये टोटल पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, या तो MSQ में भी सिंगल आंसर करेक्ट हो सकता है ना, तो ये टोटल पॉसिबल आंसर है उस क्वेश्चन के। अब उसको इसमें से कोई एक ही सही होगा, मतलब इनमें से कोई एक होगा, लेकिन हो कोई भी सकता है। अब उसको 3 चांस मिला, तो क्या करेगा वो? मतलब कोई भी 3 चूज कर लेगा, क्योंकि रैंडमली आंसर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो उसने कहा A लगा देते हैं, ये B, 3 चांस मिला, तो उसमें क्या होगा? तो उसको 3 में से 3 फेवरेबल चॉइस है आउट ऑफ टोटल 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी किसी को समझ आ रहा है? देखो, एक कोई आंसर फिक्स है, उसको 3 चांस मिला आंसर लगाने का। मतलब पहली बार उसने ABC लगा दिया, दूसरे में BC लगा देगा, ऐसा कुछ 3 चांस मिला, तो एक्चुअली करेक्ट तो एक ही आंसर है उसमें से। सो उसको 3 चांस मिला है, टोटल 15 है, या ऐसा समझो 3/15 आंसर है। कितना हो गया? 1/5। 1/5 कितना होता है? 0.20 होगा। देखो इस तरह से चेक करो, सो 3/15 हो जाएगा। कि वो जो 3 चूज करेगा उसमें से सही आंसर आना चाहिए, और 15 में से एक ही सही आंसर है कोई, तो 3/15 आंसर है। तो वहाँ जो आप 0.1 देख रहे हो ना, मैं फिर समझा रहा हूँ, ये 0.1 का मतलब ये नहीं समझना कि आंसर है, ये लोअर बाउंड है। अच्छा, इन्होंने क्या किया जरा देखते हैं। किया तो इन्होंने यही है, बस ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, है ना। तो मतलब ये इनका अपना तरीका है, किसी भी तरीके आंसर तो वही आया, अब तुम कैसे भी कर लो, अब इनका अपना अप्रोच है ना। डिपेंड करता है हम चीज़ों को कैसे समझते हैं। अब इन्होंने अपने तरीके से लिखा है, आंसर फिर भी इनका ही है, हमारा भी वही है, तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसने क्या किया है। तो ये क्या किया मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि किया क्या है इसने। सो ये जैसे क्या हो सकता है कि, है ना, करेक्ट आंसर इन 1 चांस, मतलब पहली बार में ही सही चूज़ कर ले तो 1/15, पहली बार में नहीं, दूसरी बार में सही चूज़ करेगा, तीसरी बार में सही चूज़ करेगा, इस तरीके से। या मैंने सारे चॉइसेस लिख दिए। तो यहाँ जो आंसर जो है ना, उसमें आंसर ऐसा है 0.1 से 0.3, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हमेशा आंसर क्या रहता है? रेंज में रहता है। तो आपका 0.2 आया ना, तो एग्जाम में ऐसा आंसर रहता है 0.10 0.1 जो था ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर लिखा रहेगा तो इसके बीच का आपका आंसर। तो हमारे वाले पोर्टल में सिर्फ ये दिखा रहा है अभी। ओके, हो गया जी। तो आपका टेस्ट 2 का तो खत्म हो गया। सो अच्छा नहीं, जनरली वो, हाँ एग्जैक्टली, अब वो बीच में रखता है, जनरली वो बीच में रेंज ऐसे बनाता है कि वो बीच में आ जाए एग्जैक्टली। हाँ, तो जो आंसर है ना उसके बीच का रहता है जनरली। तो उस तरह से कुछ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैसा नहीं किया है, यहाँ पे वो लोअर बाउंड आता है जो हमारा पोर्टल दिखा रहा है ना। ठीक है भाई, तो तुम्हारा तो हो गया टेस्ट 2 का खत्म। टेस्ट 2 में इसके भाई तुम्हारे कितने सारे डाउट है भाई मनीष? 23 25 28 14 18। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो तुम, बस लिख दियो, मौका मिला लिख के चले गए। है, मुझे लगता है भी नहीं, वो लिख के चला गया है कि सर आप करते रहना, है ना यही बच्चे होते हैं कि बस सर आप करते रहो अच्छा, ये क्या खुल गया है? तो नेट का पेपर खुल गया। हाँ, तो ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसका हो गया टेस्ट नंबर 9, पहले देखते हैं, वो पूछ रहा था सोम, तो उस पर आते हैं फिर। तो हम लोग अगर ऑल करेंगे इसमें कैसे ढूंढेंगे? अरे, तो लॉग आउट हो गया। नेम से नहीं सर्च होता है। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है, वो सर्च करना पड़ेगा। कुछ देखता हूँ, अभी मैं भी बहुत दिन हो जाता है ना, फैमिलियर नहीं हूँ, तो वो अभी धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे पोर्टल से। तो यहाँ से अगर हम सर्च करेंगे, यहाँ है ना, यहाँ से भी आ जाना चाहिए। तो ये तो रिसेंट बताएगा। तो ये तुमने अभी अटेम्प्ट किया है, वो बता रहा है कि जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसमें। सो यहाँ सर्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल है ना, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? फुल लेंथ यही था ना, हाँ इसी ऑर्डर में चल रहा है ना, 1 2, ये यहीं से आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, हम 9 देखना है ना, 9। चलो पहले 9 के देख लेते हैं जो इसका डाउट है।
अभी ये जो लोग है ना जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है, जो टॉपिक है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये टेस्ट री अटेम्प्टेबल भी है। आप एक टेस्ट को 50 बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो आप बस आपको थोड़ा टेक्स्ट करना पड़ेगा, तो आपको एक्सेस मिलेगा, तो एक टेस्ट आप 50 बार भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं एक ही टेस्ट को। लेकिन उसका कोई मिसयूज़ मत करना, बस यही है। एक मिनट, चलिए जी। तुम्हारा क्या है भाई, 9 में जो है 24, तो 24 क्या है? एक तो सॉल्यूशन है, तब भी तुम लोगों को डाउट हो रहा है, सॉल्यूशन है इसमें कि नहीं? इसका नहीं है शायद ना, इसको बनवाना पड़ेगा। तो इसका नहीं है सर। हाँ, इसका बनवाना पड़ेगा, जो सर भी है। सिर्फ 2 में था, उसके बाद किसी में नहीं है, मैथमेटिकल या एक्सपेक्टेशन किसी में नहीं है। अच्छा ठीक है, वो ये क्योंकि हमारा पिछले साल फोकस ना फुल लेंथ पे था, इसीलिए। तो इस बार काम करते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हो जाए, जितने भी यूनिट वाइज फुल लेंथ है, तभी बनेगा, टाइप होगा धीरे धीरे, जब तक तुम अटेम्प्ट करते रहो तुम लोग अपना। सो अच्छा, हाँ हाँ, आईआईटी में वो मिड पॉइंट रहता है ना, एक्चुअल आईआईटी में जो रहता है, ठीक है। तो इसमें ना 24 ही था ना आपका डाउट, देखो देखते हैं। सो ट्रेन्स हेडेड फॉर डेस्टिनेशन ए अराइव्ड एट द ट्रेन स्टेशन एट 15 मिनट्स। क्या कहना चाह रहा है? ट्रेन्स हेडेड फॉर डेस्टिनेशन ए अराइव एट अ स्टेशन, ट्रेन स्टेशन 15 मिनट्स इंटरवल स्टार्टिंग एट 7 AM। अच्छा, whereas the train headed to destination B arrived at the train station at 15-minute interval starting from 7:15 AM. If a certain passenger arrives at a station at a time uniformly distributed within 7 to 8 AM. अच्छा, 7 to 8 AM, then gets on the first train that arrives. Okay, मतलब ए स्टेशन जाने वाली ट्रेन हर 15 मिनट पे आती है। पहली ट्रेन 7 बजे आएगी, दूसरी 7:15 पे, तीसरी है ना 7:30 पे, फिर 7:45 पे, 8 बजे। इस तरह से जो डेस्टिनेशन बी पे जा रही है वो ट्रेन 7:05 पे पहली आएगी, फिर 7:20 पे आएगी, फिर 7:35 पे आएगी, फिर 7:50 पे आएगी। ये है ऐसा। सो कह रहा है इफ अ सर्टेन पैसेंजर अराइव एट अ स्टेशन
time uniformly distributed between 7 a.m. and 8 a.m. So तो ये यूनिट ठीक, क्वेश्चन क्लियर है? सो ए स्टेशन जाने वाली ट्रेन जो आती है, एक तो 7 बजे आएगी, अगली ट्रेन 7:15 पे आएगी, है ना, जैसे मुंबई में रहते हैं, मुंबई लोकल जैसे, है ना, ऐसे टाइप का, जहाँ भी लोकल ट्रेन है, कोलकाता में भी, खड़गपुर में भी है, लोकल चलता है, तो इस तरह से। सो 7:30 पे आएगी, 7:45 और 8 बजे, इस तरह से है। बी डेस्टिनेशन को जाने वाली ट्रेन, पहली ट्रेन 7:05 पे आएगी, फिर दूसरी 7:20 पे, तीसरी 7:35 पे, चौथी 7:50 पे। ये सही है जी, 5:20, ठीक है, 35 और फिर 50 पे आएगी, वैसा कुछ है। सो कुछ ऐसा लिख देता हूँ यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। ऐसा आ जाएगा। सो अब कह रहा है कि कोई एक पैसेंजर है जो रैंडमली, है ना, a certain passenger arrive randomly at a station uniformly distributed 7 to 8 am. तो अराइवल टाइम जो है यूनिफॉर्म है 7 to 8 am के बीच, तो मतलब मैं इसको 0 to 60 कर देता हूँ मिनट्स में, ठीक है। 7 बजे टाइम 0 है, 8 बजे टाइम 60 है, सो टाइम इज यूनिफॉर्म 0 to 60। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंड गेट्स ऑन द फर्स्ट ट्रेन दैट अराइव्स, जो भी ट्रेन आएगा उस पर चढ़ जाना है उसको। So the proportion of time does he or she go to destination A is, अब ये नया कुछ टर्म आ गया नहीं, proportion of time, तो इसको देखते हैं। आई थिंक ये मुझे लगता है कि जरूरत है, रैंडम वेरिएबल का है क्वेश्चन। क्या प्रोपोर्शन ऑफ टाइम है ही और सी गो टू, मतलब वो डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ जा सकता है, बी भी जा सकता है, ए भी जा सकता है, तो मतलब यही बोलना चाह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल गो टू डेस्टिनेशन ए। क्वेश्चन ये है, अभी समझो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गो टू डेस्टिनेशन ए। यही है जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि किसी भी टाइम पे आएगा, मान लो 7 बजे आता है तो पहले ट्रेन ये मिल जाएगी, 7:02 पे आया तो ये पकड़ना पड़ेगा, फिर 7:08 पे आया तो फिर ये पकड़ेगा, तो वैसे ऑल्टरनेटिव कुछ वह है ना। सो वैसे तो अगर देखोगे आप, तो इसके कितने फेवरेबल चॉइसेस है, 1 2 3 4 5, है ना, और यहाँ पे है 1 2 Yes, sir. 3 4, क्या? तो वैसे अगर वैसे हम देखें क्या चांसेस उसके पास है, रैंडम है ना, तो इट्स रैंडम, तो मुझे लग रहा है कि ए डेस्टिनेशन पे जाने का कितना चांस है इसके पास, इस बीच में कितने मौके हैं, 5 9 में से, बी पे जाने के 4 हैं 9 में से, ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो 5/9 कितना आता है डेसिमल में, निकालो जरा। 0.55. ओह 0.55 है नहीं, और ये तो 0.45 हो जाएगा नहीं, तो मतलब ऐसे कुछ चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे ना 7 to 8 है, यहाँ मैंने 7 8 को इंक्लूसिव लिया है, बिटवीन है, अगर एक्सक्लूसिव लेंगे तो एक्सक्लूसिव में क्या आंसर होगा, फिर यहाँ पे आपके 3 फेवरेबल चॉइस, यहाँ पे 4 हैं, जैसे जैसे हम ओपन ले लिया ना, तो 0 और 60 को छोड़ दे तो मेरे पास ये पॉसिबल चॉइस नहीं रहेगा फिर, तो ये 3 और ये 4, तो 3/7 4/7, तो ए पे जाने के चांस रहेंगे 3/7, बी पे 4/7। 3/7 कितना होगा डेसिमल में? 0.4. तो ये तो और कम हो गया, 0.4, और ये आ जाएगा
कितना 0.6 अप्रॉक्स 0.57। 57, तो ये 4.3 होगा। ओके, तो कुछ इस तरह फिट तो नहीं बैठ रहा। कैन पैसेंजर अराइव एट अ स्टेशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 7 एंड 8 AM। तो जनरली हम इनक्वलिटी इंक्लूसिव लेते हैं, तो ये इंक्लूसिव लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है फेवरेबल चांसेस ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना चाहोगे। तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम डज ही और सी गो टू डेस्टिनेशन ए। ऐसा तो नहीं ये पूछ रहा हो ऑड्स अगेंस्ट ए, ऑड्स फेवर टू ए, ऐसा तो नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो सर ऐसा एक एग्जांपल था सिमिलर शेल्डन रॉस में, लेकिन वो थोड़ा अलग था इससे। क्वेश्चन सेम था बट कुछ अलग पूछा था। अच्छा, देखते हैं इसमें कुछ तो चक्कर लग रहा है। सो अच्छा, तो यहाँ पे जो है कुछ अप्रोच चेंज होगा। सर अगर हम बस वो वाला इंटरवल में इंटीग्रेट करें जिस इंटरवल में वो ए वाला ट्रेन पकड़ सकता है, तो हाँ क्या तो हो। हाँ, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहे हो, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि मान लो पहले जैसे अगर कोई पैसेंजर 7 और 7.5 के बीच आता है, आई थिंक इसका अप्रोच ना, क्योंकि ये तो मैं डिस्क्रीट वे में सोच रहा था। तो यहाँ पे जो आंसर कुछ होगा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे अगर पैसेंजर 7 बजे से लेके 7:05 तक आता है, तो उसको क्या ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। अ, उसको ए मिले, कौन मिलेगा, बी, बी ट्रेन मिलेगा ना, इस बीच में अगर आ गया तो। और 7:05 से लेके यही करना पड़ेगा कुछ, 7:05 to 7:15 आता है। सो कौन सा ट्रेन मिलेगा, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि क्या किस प्रोपोर्शन में, कौन सी प्रोपोर्शन बोला ना यहाँ पे, द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम डज ही और सी गो, इट्स नॉट डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी। जैसे अब 7 से 7:05 के बीच अगर आएगा तो उसको ट्रेन बी मिलना है। 7:05 to 7:15 क्या मिलना है, ट्रेन ए मिलना है। अब यहाँ समझो, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरा इंटरवल। फिर 7:15 से 7:20 में उसको बी मिलना है। फिर 7:20 से 7 कहाँ तक, 30 तक, तो उसको ए मिलेगा। इस बीच में कहीं भी आ गया तो इसका प्रोपोर्शन देखो और इसका प्रोपोर्शन देखते जाओ। तो ये तो हर बार यही होगा ना, चलता रहेगा। फिर जब 7:30 to 7:35 में आया तो बी मिलेगा, एंड 7:35 to 7:45 में तो ए मिलेगा। इंटरवल कोई कॉन्टिन्यूस है ना, ये हमने यूनिफॉर्म 0 to 60 लिया है ना, तो वी हैव टेकन टाइम यूनिफॉर्म 0 to 60।
तो 0 मतलब 7 बजे, 7 से 7 5 बी मिलेगा, 7 5 7 15 ए मिलेगा, 15 से 20 बी मिलेगा, 20 से 30 ए मिलेगा, 30 से 35 बी मिलेगा, 35 से 45 ए मिलेगा, फिर 7:45 से 7:50 तक बी मिलेगा, एंड 7:50 से लेके 8 बजे के बीच में आना है तो ए मिलेगा। तो अब काउंट करो कितने मिनट फेवरेबल है ए के लिए और कितने मिनट फेवरेबल है बी के लिए, एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। तो बी के फेवर में कितने मिनट्स हैं, 7 से 8 के बीच में, 0 से 60 मिनट्स में, वही इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। तो 0 to 7 इंटीग्रेशन हो जाएगा बी के लिए। सो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम ही चाहिए ना, तो जस्ट ऐड करो बी के फेवर में कितने मिनट्स है टोटल, 5 5 5 5, कितना 20 मिनट हुआ, Yes, टोटल sir. कितना है 60। सो 1/3 चांस है कि उसको बी ट्रेन मिलेगा। और ए के प्रोपोर्शन में कितना टाइम है, तो ए का तो 10 मिनट्स का विंडो है, तो 10 10 10 10 40/60, एक्चुअली ये लॉजिक है। तो इसका आंसर ए का चाहिए था, तो 0.66 या अप्रॉक्स 0.67, तो यहाँ पे 0.66 है क्योंकि लोअर बाउंड है ना, इस तरह से बनाया होगा उन्होंने, तो 0.66 टू 0.68 या 69 बना देगा इस तरह से, ये इन्होंने एग्जैक्टली लिख दिया होगा, तो मान लो 69 या 68, तो ये 0.67 राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा। तो ये एक्चुअली लॉजिक है जो लगाना चाह रहा है कि जो 7 बजे से 8 बजे के बीच में क्या प्रोपोर्शन टाइम है जिसमें बी मिलेगा एंड क्या प्रोपोर्शन टाइम से ए ट्रेन मिलेगा, ये लॉजिक है। ठीक है, सो समझ ना, देख लो, इस बीच में आने पे बी हाँ सर, मिलेगा, समझ इस बीच गया में अभी। आने पे ए में आनेगा, तो ये प्रोपोर्शन ऑफ टाइम है। तो टोटल 1 घंटे में फेवरेबल टाइम टू बी, फेवरेबल टाइम टू ए, पहले हम वो काउंट कर रहे थे ट्रेन कितनी आई, नंबर ऑफ ट्रेन ए, नंबर ऑफ ट्रेन बी, वो नहीं, यहाँ पे टाइम प्रोपोर्शन चाहिए था। तो हमें देखना होगा कि टाइम 60 मिनट्स में कितने मिनट्स का टाइम ए के लिए फेवरेबल है, कितने मिनट्स का टाइम बी के लिए फेवरेबल जब उस टाइम पे आए, तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ठीक है 0.6 इज फाइन। तो आंसर इज 2/3 एक्चुअली ए के फेवर में। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग, सो 9th में और क्या है देख ले, डाउट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 29, चलो जरा देख लेते हैं, 29 जो है आपके पास है ना, प्रैक्टिस के लिए अच्छा वो है आपके पास, जैसे ना प्रैक्टिस में कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अगर आप सारे मॉक टेस्ट कर लोगे तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। जैसे ये मॉक टेस्ट है 200-250 मॉक टेस्ट, जैम के ही 200 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, गेट के 25 मॉक टेस्ट कम से कम होंगे, नेट के भी अभी हम लोग बनवा रहे हैं तो उसके भी कोशिश करेंगे कि कम से कम 10-20 तो हो जाए नेट के, तो ये सब होंगे। फिर अभी इस बार ISI के भी मॉक टेस्ट करवाएंगे, ISI एम स्टैट्स का, CUET का भी 20 टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास है तो वो भी अपलोड होगा। ठीक है, तो वैसे अगर एंड तक, अगर जुलाई तक देखोगे अगले साल तक, तो इसमें 300 प्लस टेस्ट अपलोडेड रहेगा डिफरेंट एग्जाम्स के, जैम, गेट, नेट, CUET, ISI, है ना, ये है। तो 300 प्लस टेस्ट आपको मिलेगा इस पोर्टल पे, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एनीवे देखिए 29 में क्या डाउट है, कंसीडर द स्फेयर ऑफ रेडियस x वेयर x हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये CDF दे रखा है, v डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, सो फाइंड v मोर देन p। आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर है, p की जगह कोई नंबर आएगा, ये गलती से, पाए पाए। अच्छा ये पाई है लेकिन गलती से p आया है ना, तो उसको मैं बोल देता हूँ, ये लोग ठीक कर देंगे अपना। सो वो वॉल्यूम पूछ रहा था, वहां से मेरा अंदाज लगा जाए कि पाए रहेगा, क्योंकि पाए कट हो जाएगा ना। हम्म ठीक है, इसमें आई थिंक पाई हो जाएगा ना, तो इसको मैं भेज देता हूँ, इन लोग ये सही कर देंगे ये लोग। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर, सो ये रीड नहीं करता है, शायद पाई ही होगा लेकिन रीड नहीं किया होगा।
ठीक है, सो इसमें देख लीजिए अब पाई, बताओ भाई अब कर पाओगे? इसमें क्या दिक्कत है? CDF दे रखा है तो पुट कर दो फॉर्मूला, कहाँ दिक्कत है इसमें? सर उसमें आर वो एक्स क्यूब आ जा रहा है, तो क्यूब को फिर कैसे करेंगे? मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स क्यूब ग्रेटर देन, अरे भाई तुम लोग पहली क्लास में थोड़ी हो, एक्स क्यूब राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? शायद अभी पाई आ गया तो शायद सर हो जाए, मैं भी वर्किंग दोबारा। लिख के देखो ना, लिखोगे तभी तो समझ आएगा, ऐसे देख के थोड़ी समझ आएगा कि एक्स क्यूब का क्या करेंगे। बताओ, ये तो वैसे सिली क्वेश्चन है, ये बच्चा बता देगा। तुम्हें एक्स का CDF पता है, एक्स को राइट में भेज दो, क्यूब को क्या दिक्कत है? यहाँ पाई पाई कट गया तो यहाँ से क्या आ हाँ जाएगा? तो पहले वेरिएबल आ जा रहा था एक्स क्यूब मोर देन 3/4 आ गया। अब क्या करेंगे? क्यूब का एक्स को उधर भेज दो। हाँ सर से समझ गए, वो पी में अभी वो 1/3 आ गया, क्यूब रूट आ गया, इसको क्यूब रूट बोलते हैं ना। कुछ नहीं तो क्यूब रूट लगा दो इसका, क्यूब रूट ऑफ दिस। अब ये क्या होगा? CDF पता है मुझे, CDF ही पता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3/4। तो इट्स अ 1 माइनस CDF ऑफ एक्स एट 3/4 क्यूब रूट। अब देखो सुटेबल कहाँ, इस क्यूब रूट और 3/4 कहाँ आएगा? 0 से 1 में आएगा, तो इसको पुट कर दो। सो यहाँ से 1 माइनस और इसकी वैल्यू है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 3/4 क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 है, क्यूब रूट है। सो मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 टाइम 3/4 की पावर 1/3 क्यूब रूट, उसका स्क्वायर करना है तो 2/3 हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब, क्यूब करो क्यूब रूट गायब, 3/4। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर है। कैलकुलेटर अलाउड है, स्क्रीन पे कैलकुलेटर है, उसको यूज़ करके फाइनल आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इसको देख लो क्या आएगा। ठीक है ना, इसने प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा इन सब क्वेश्चन से। ठीक है ना? हाँ, तो इसको करेक्शन करवा दिया हमने, तो ये थोड़ा सा ये बच्चे बताएंगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। सो नेक्स्ट क्या है टेस्ट 9 में? 2 7 10 13 16 29। 16 में क्या है कि एक्स नॉर्मल, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो इसमें जो 16 कह रहा है आपको कि एक्स इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और आपको बता रखा है सिग्मा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है। सो क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स लेस देन माइनस म्यू गिवन दैट, ये क्या लिखना चाह रहा है, एक्स लेस देन म्यू in terms of CDF of normal 0 1। तो म्यू तो पॉजिटिव है ना, और सिग्मा भी म्यू है। तो लगाओ इसमें, वो क्या करना है, सिंपली वो लगाना है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे, अगर ये गिवन है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वही मान के चलते हैं, सही है। देखते हैं, एक्स लेस देन माइनस म्यू इंटरसेक्शन एक्स मोर देन एक्स लेस देन म्यू, लेस देन है ना दोनों में, एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन म्यू। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता होगा नॉर्मल में म्यू इज द मीन मीडियन मोड, तीनों म्यू है। ठीक है, तो उसके वजह से डिनोमिनेटर हाफ हो जाएगा। तो अभी पहले हम खुद सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब एक्स लेस देन माइनस म्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक्स लेस देन माइनस म्यू है ना, म्यू बता रखा है पॉजिटिव है, तो एक्स मोर देन माइनस, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन क्या आएगा? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ 0 है, यहाँ माइनस म्यू है, और यहाँ म्यू है, तो लेस देन म्यू लेस देन माइनस म्यू लेस देन, तो कॉमन आएगा जो छोटा वाला है, तो एक्स लेस देन माइनस म्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन म्यू। तो ये तो डिनोमिनेटर हाफ हो जाएगा सिंपली, क्योंकि म्यू इसका मीडियन है, मीडियन की वैल्यू CDF की वैल्यू मीडियन पे हाफ होती है। अब ये माइनस म्यू है, तो इसमें अब इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू
अपॉन म्यू, यही करना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा स्क्वायर म्यू ही है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते, कहने का मतलब ये है नॉर्मल म्यू कॉमा म्यू स्क्वायर है ना। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो ये अगर लेस देन माइनस म्यू बाई सिग्मा, यही ना। तो ये हो जाएगा z लेस देन -2 आ जाएगा जी, -2 म्यू बाई -2, और ये बाहर 2 हो जाएगा। ठीक, तो हमें तो CDF के टर्म में चाहिए था, तो ये हो जाएगा 2 टाइम फाई ऑफ -2, ऐसा कुछ। देखिए ये सोल्यूशन ठीक है। अब सोल्यूशन देखते हैं उन लोगों ने क्या लिखा ऑप्शन में। तो इन्होंने क्या बनाया इन लोगों ने, ये ऑप्शन क्या है, 2 टाइम 1 माइनस, ये 1 माइनस क्यों आ रहा है, तो सर CDF की प्रॉपर्टी फाई ऑफ -u प्लस फाई ऑफ u इज 1। अच्छा देखते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, हमने सही लिखा ना, लेस देन ही था ना, तो x लेस देन माइनस म्यू इज मोर देन, अच्छा ओके ओके मैं समझ गया। तो इन्होंने जैसे अभी तो मैंने माइनस के टर्म में लाया है, लेकिन उनको तो प्लस, मुझे तो -2, वहाँ 2 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में तो 2 है ना, तो मुझे 2 लाना पड़ेगा। तो 2 लाने के लिए आप जानते हैं ना CDF की प्रॉपर्टी, सही कह रहे हैं ना, फाई ऑफ माइनस के इज 1 माइनस फाई ऑफ के, यही तो है। तो इसको उसने लिखा है 2 माइनस 1 माइनस प्रॉबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, सही है ना, आंसर भी सही है। ओके है ना, ये आंसर है। ये सब हालांकि मैं बताऊं, जिनका जिनका डाउट है, ये सब आसान क्वेश्चन है, सो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका लेवल, ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और अगर इन सब में डाउट हो रहा है तो यू हैव टू थिंक कि आपको अपना लेवल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, अभी शुरुआत है, तो आप सीखो और आगे से कोशिश करो कि लेवल इंप्रूव हो, इस तरह क्वेश्चन डाउट ना हो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है ही नहीं। बट सीखने का टाइम है, स्टार्ट तो हम 0 से ही करते हैं ना, तो ठीक है, धीरे धीरे लेवल इंप्रूव होगा ना, तो ये है। इसमें जो है ना, इसमें P इन्होंने स्मॉल लिखा है, P कैपिटल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में ना। तो ये सब 16, ये सब ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बस ऐसी। जैसे मैं फिर से बताता हूँ, हर टेस्ट 2 बार सॉल्व करते हैं, एक बार तुमने सॉल्व किया जो गलत हो गया, तो अब जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको फिर से सॉल्व करो, और तुम्हें खुद से रियलाइज हो जाएगा कि तुमने क्या मिस्टेक किया है, तो दोबारा सॉल्व करोगे तो। एक बार सॉल्व किया ना, मान लो तुम्हें 60 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, 5 गलत हो गया, तो उन 5 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, फिर उनमें 2-3 क्वेश्चन तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारी ये गलती थी, ठीक हो जाएगा, तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना क्वेश्चन टेस्ट दिए, सबमिट किए, ये डाउट ये नहीं हुआ, सर पूछ लेते हैं, तो उससे क्या टाइम किल होगा, तुम्हारा भी मेरा भी, ये चीज़ है। क्योंकि वो जब सेकेंड टाइम तुम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक बार, मतलब जब एनालिसिस तुम टेस्ट का कर रहे होगे, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, तो इस प्रोसेस में तुम्हें एनालिसिस करके आना, ये नहीं कि टेस्ट दिए और ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उससे टाइम किल होगा। सो यू जस्ट सॉल्व करो, जो गलत हुआ फिर से सॉल्व करो, उनमें से जो फिल्टर कर लो कि सच में किसमें डाउट है, वही क्वेश्चन पूछो डाउट क्लास में, क्योंकि ये सब दोबारा सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, सो आसान क्वेश्चन है। क्या है 13 में भाई, कि x कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, PDF ये दे रखा है, वी नो दैट गिवन x इज इक्वल टू द रैंडम वेरिएबल u इज दिस, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो ये अभी हालांकि ये कहीं ना कहीं बाई वेरिएट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है तो यूज करो, नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो। तो इसमें क्या बता रखा है कि x का PDF मुझे पता है, तो बता रखा है u गिवन x
इज यूनिफॉर्म माइनस एक्स टू एक्स, और हमें पूछ रहा है यहाँ से कि मॉड ऑफ वाई लेस देन एक्स क्यूब। तो ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम जब लिखेंगे ना तो ऐसा लिखेंगे, ये होता है इंटीग्रेशन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू, अच्छा वाई क्या था, आई थिंक वो यू की जगह वाई होगा यहाँ पर ना, ये वाई, वाई इज यूनिफॉर्म, ये डैश गलत से लगा है ना, ये है यू नहीं, ये वाई है, वाई इज, वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू पी डी एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, है ना, ये होता है ना। अब यहाँ से ये वाला आएगा, अब इस पे इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, तो ये कौन सा रीजन है, तो इसको खोल लो, तो इसको खोलोगे तो y की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब में है, ठीक है, और हमारा सपोर्ट माइनस एक्स टू एक्स है, एंड x 0 से 1 में है, सो x जो है 0 से 1 में है, और माइनस एक्स टू एक्स वाई है, ठीक है, माइनस 1 से 1 में हो जाएगा। या अगर वैसे नहीं करना चाहो तो ज्वाइंट निकालना पड़ेगा, ज्वाइंट निकाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो देख लो, कई सारे ऑप्शन है, अगर तुम ज्वाइंट निकालना चाहो ज्वाइंट निकाल लो, वैसे करना है तो ये भी एक ऑप्शन है, तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास आएगा डी एक्स, तो ये ज्वाइंट से ही करना ठीक रहेगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई दोनों वेरिएबल है ना यहाँ पे, सो डी वाई, वाई की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब, डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 0 से 1, ये कर लो। अब ये ज्वाइंट कैसे आएगा, तो ये ज्वाइंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर आता है ठीक है ना, तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अब ये कहाँ से आएगा, तो ये ऑलरेडी पता है, या तो तुम जो मैं शुरू में लिख रहा था उससे कर लो, कि तुम्हें इसका भी पीडीएफ पता है और एक्स का भी पीडीएफ पता है, तो ज्वाइंट को हम फर्दर लिख सकते हैं, ये ज्वाइंट है ना, इसको फर्दर लिख सकते हैं पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू पीडीएफ ऑफ वाई गिवन एक्स, ठीक है, डी वाई फिर डी एक्स। ये वैसे ही है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को लिखता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वैसे ही ज्वाइंट पीडीएफ को हम लिखेंगे, ये आगे आएगा ऐसा, अब तो आ गया ना, तो इसमें जो भी करो इंटीग्रेशन आता है डबल इंटीग्रेशन, सो माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब 0 to 1, एक्स का पीडीएफ तुम्हें दे ही रखा था 2x, इसका भी पीडीएफ दे ही रखा है y गिवन x यूनिफॉर्म माइनस एक्स टू एक्स, तो इसका पीडीएफ क्या होता है 1 अपॉन बी माइनस ए, सो 1 अपॉन 2x डी वाई डी एक्स, ये कट गया, तो यहाँ से 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, सो ये हो गया 0 to 1, ये 1 का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 2x क्यूब डी एक्स, एंड एक इंटीग्रेशन पहले ये वाला इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, अब 2x क्यूब का 2 बाहर है, x की पावर 4/4 1/4, तो ये आ जाएगा 1/2, चेक करो भाई, क्या आंसर है 1/2 है, इसको वो करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा ना, सो इसमें आ रहा है, ठीक है 1/2 है, ओके। और क्या है जी, 2 7 10, 1 2 3 4 5, 7 में क्या है, सपोज दैट लाइफ इन अ वीक्स ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ कंप्यूटर हैज़ पीडीएफ दिस, what is the probability that none of the 3 such computers will have to be replaced during first 150 of the week of the operation, ठीक है, तो उसको सोचो, दिमाग लगाओ, तो इसमें एक तुम्हारे पास क्या है, एक कंप्यूटर का पीडीएफ दे रखा है, अब 3 कंप्यूटर है, और कह रहा है कि नन ऑफ द कंप्यूटर विल हैव टू बी रिप्लेस ड्यूरिंग 150 वीक्स, तो मान लो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये सब खुद का दिमाग थोड़ा इस्तेमाल करो, कि रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब लाइफ टाइम 150 से ज़्यादा है, तो x1 मोर देन 150, x2 मोर देन 150, x3 मोर देन 150, यही तो है। x1 हो गया पहले कंप्यूटर का, x2 दूसरे कंप्यूटर का, x3 तीसरे कंप्यूटर का, यहाँ 3 कंप्यूटर है,
कह रहा विल है ना, विल, अच्छा विल हैव टू बी रिप्लेस्ड है, नन ऑफ द था ना, द प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द 3 कंप्यूटर्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग 150। तो 3 में से किसी को भी रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा 150 वीक से पहले, मतलब उसकी लाइफ 150 से ज़्यादा है, और एक्स लाइफ टाइम बता रहा है, तो क्या अब इंडिपेंडेंट है तीनों। सो ऑब्वियसली सिंगल दे रखा है तो आउट कर लो इसमें। तो x1 मोर देन 150, x2 मोर देन 150, सबका आंसर तो सेम ही आएगा, पीडीएफ तो कॉमन ही है, तो पीडीएफ कॉमन है, इंडिपेंडेंट यूज़ करो, तो इसकी पावर 3। अब ये कहाँ से आएगा, 150 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन किसका, 100/x² dx, ये जो आंसर आएगा 3 इंटीग्रेशन करना आता है, तो 100 बाहर कर लेते हैं, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट है 150 से इन्फिनिटी, तो आई थिंक ये आ जाएगा जस्ट 1/150, ठीक है, और ये आ जाएगा क्यूब, तो कितना आ गया जी 100 2/3, 2/3 का क्यूब 8/27 है, हो गया। क्या डाउट है जी इस सब पे, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, सीखो, कोई नहीं, अभी सीखने का टाइम है, सीखो है ना, एग्ज़ाम तक सीख लेना, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, नहीं सीख पाओगे तो। अब क्या रह गया, 60 29 16 13 10 7 2 2 में क्या है, व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू, अच्छा क्यू नहीं, कुछ यहाँ पे एरर है, क्यू एंड सी रेस्पेक्टिवली ऑफ द फंक्शन एफ इज द पीएमएफ, नहीं वो सी होगा आई थिंक, वैल्यू ऑफ क्यू क्या है, क्यू तो है ना, सी होगा, एक्चुअली गलती है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी क्यू एंड सी, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू कुछ दिख रहा है या थीटा होगा क्यू की जगह, ओके ओके, ये क्यू नहीं है थीटा है एक्चुअली, यहाँ पे क्यू दिख रहा है क्योंकि रीड नहीं कर पा रहा है, आपके सिस्टम में देखो शायद थीटा दिख रहा होगा। सो ये क्वेश्चन है थीटा और सी की वैल्यू क्या होगी ताकि ये पीएमएफ हो जाए, तो ये तो एक्सपेंशन आता है log 1 - x का, उससे हो जाएगा, ये जस्ट पीएमएफ के डेफिनेशन पे है, दिस क्वेश्चन इज जस्ट बेस्ड ऑन पीएमएफ। देखो यहाँ पे ध्यान देना एफएक्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि पीडीएफ ही है, यहाँ सपोर्ट देख के डिसाइड करना कि पीडीएफ है या पीएमएफ है, सपोर्ट डिस्क्रीट है तो पीएमएफ होगा, सपोर्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ होगा, तो यहाँ सपोर्ट 1 2 3 है ना, तो ये पीएमएफ है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ जगह क्या करते हैं पीडीएफ पीएमएफ को सेम नोटेशन से लिखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पीएमएफ लिखा है ना, ये पीएमएफ है, तो नोटेशन यूनिवर्सल नहीं होता है ना, मेरे हिसाब से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, तो पीडीएफ को भी हम पीएमएफ को भी एफएक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हमारे पास है c इंटू थीटा की पावर x अपॉन एक्स, जहाँ x की वैल्यू है 1 2 3। अब आपको अगर आता है पीएमएफ का डेफिनेशन तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, x फ्रॉम, वो बस थीटा है, q की जगह थीटा है, यहाँ ये शायद मेरे सिस्टम में दिक्कत है, आपके सिस्टम में देखना थीटा दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसमें स्मार्ट बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो दिस इज 1, क्यों ही है वहाँ पे भी, वहाँ भी क्यों है, इसका मतलब कि ठीक है, फिर टाइपिंग में एरर है इसका मतलब, है ना, कई जगह ऐसा दिक्कत आता है, जैसे यहाँ तो थीटा दिख रहा है, इसका मतलब तो यही थीटा वहाँ होगा, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, ये लोग अपना ठीक करेंगे अगर गलती है तो। सो समझ है ना, तो इसको ठीक करेंगे। ठीक है जी, तो इसको लगाइए, अब क्या दिक्कत है, यहाँ से c बाहर आ जाएगा, समेसन थीटा की पावर x अपॉन एक्स, x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अब बस आपको ये देखना है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, क्या कंडीशन है, और सीरीज का सम क्या होगा, तो आपको सीरीज एक्सपेंशन अगर आता है तो बताइए। सर नहीं आता अभी। हाँ तो सीखो, कब सीखोगे, ये सब कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, जैसे e की पावर x हो गया, ये सब आता होगा ना, e की पावर x log, तो ये सब आप याद रखना, ये सब तो लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना हम लोग, log 1 - x का एक्सपेंशन क्या है, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या है, sin x का एक्सपेंशन क्या है,
बताओ, ये बताओ log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन देख के बताओ क्या है। नहीं आता तो गूगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है ना। तो अभी तुम घर पे हेल्प ले लो, एग्जाम में कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तो घर पे सीखने के लिए हेल्प ले सकते हो। सो राइट एक्सपेंशन ऑफ log 1 माइनस एक्स, बताओ क्या होगा। बता पाओगे? देख के बताओ कहीं से, गूगल से या किताब से या कहीं से भी। सो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 माइनस एक्स जो आपका है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस एक्स एक्स क्यूब बाई 3, है ना, ये चल रहा है। तो इसको समेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर समथिंग, है ना, मान लो n अपॉन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है। तो अभी के लिए log x की जगह मैं आपको पूछता हूँ, तो इसी को रिपीट करो। अब मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा थीटा में है, तो मुझे 1 माइनस थीटा का एक्सपेंशन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स इसके इक्वल है। तो log माइनस थीटा क्या होगा, माइनस एक्स की पावर, एक्स की जगह थीटा आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो log 1 माइनस एक्स था ना, दिस वाज log 1 माइनस एक्स। तो मुझे चाहिए, तो ये होगा थीटा की पावर x बाई एक्स, या थीटा की पावर n बाई n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आपको यही तो चाहिए यहाँ पे, x से x को n कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ x से n कर सकते हो आप, k कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसको उधर बुला लो। तो माइनस ऑफ, आप इसमें समेशन या इंटीग्रेशन में वेरिएबल डमी वेरिएबल होता है, आंसर तो कोई नंबर आना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वेरिएबल n है, n को आप x कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ x n k सब डमी वेरिएबल है। सो थीटा की पावर n बाई n हो जाएगा, या x रखना है x रख लेते हैं। सो थीटा की पावर x बाई एक्स हो गया। तो यहाँ पे माइनस log 1 माइनस थीटा होगा समेसन थीटा की पावर x बाई एक्स, वेयर x इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया c इंटू लॉग 1 माइनस थीटा माइनस में, राइट। सो 1 माइनस थीटा माइनस में, सो माइनस बाहर कर देता हूँ, इज 1। अब क्वेश्चन ये लॉग कब डिफाइंड है, आपको आइडिया है लॉग एक्स का डोमेन क्या होता है, ये जो लॉग फंक्शन है ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा। ये सब कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है कि किस फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे एफ एक फंक्शन है, एफ एक्स है log x, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। ये सब 11th-12th में जाके चैप्टर है कैलकुलस, फंक्शन चैप्टर जाके 11th-12th का एनसीईआरटी खोलो, नहीं तो JEE वाला कुछ कंटेंट फॉलो कर लो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सो एफ एक्स इज log x, लॉग फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन विल बी डिफाइंड। तो मुझे बताओ एक्स की क्या वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगी, लॉग फंक्शन। देख के बताओ, नहीं आता है देख के बताओ, गूगल करके बताओ, किताब में देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओगे तो सीखोगे ये चीज़ें। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब 11th-12th में थी, हम लोग जैम की तैयारी कर रहे थे, 11th-12th और बीएससी वाली चीज़ें आनी चाहिए तभी जैम निकलेगा। तो अभी नहीं आता तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्रोसेस अभी आप यहाँ तैयारी इसलिए कर रहे हो ना, सीखने के लिए कर रहे हो, तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यू स्टिल इसको ढूंढ के बताओ कि log x का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। माइनस इन्फिनिटी टू 1 डोमेन। नहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब log नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड, आप ये कहना चाह रहे हो। आप log 1 माइनस थीटा का बता रहे हो, मैं log x का पूछ रहा हूँ, आप इसका बता रहे हो, कोई बात नहीं। आप जो बता रहे हो शायद इसका बता रहे हो, log 1 माइनस एक्स का बता रहे हो, है ना। यस। हाँ, तो वही ना, पहला मैं log x का पूछ रहा हूँ। तो log x डिफाइंड है 0 से इन्फिनिटी में, इसका रेंज क्या होता है। अब log x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में होनी चाहिए तभी log डिफाइंड होगा। log x का आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसका ग्राफ बनाओगे तो log का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है ना। तो ये सब बेसिक है, ये सब लोअर क्लास की चीज़ें, यहाँ पे आओगे यही चीज़ें हैं कि x था तो x को 0 से इन्फिनिटी में होना चाहिए था। अगर log 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को 0 से इन्फिनिटी में होना पड़ेगा, तो x को लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे था log 1 माइनस थीटा,
सो 1 माइनस थीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा, थीटा को लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो एक तो ये कंडीशन आ गई, और सी की वैल्यू यहाँ से आ गई -1/log 1 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं होने का क्या कारण है? एक तो आपको हो सकता है पीएमएफ नहीं पता हो क्या होता है, दूसरी चीज़ अगर पीएमएफ पता आपको नहीं पता हो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, सीरीज कब कन्वर्ज करती है ना। तो ये सब अभी जो सीख रहे हो इसको आगे यूज़ करना है ना। आप डाउट पूछ रहे हो ये अच्छी बात है, बिकॉज यू वांट टू लर्न, आप सीख रहे हो, बट इसको आगे भी इम्प्लीमेंट करो। सो यहाँ पे देखो अब क्या आंसर होगा, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा जो सी की वैल्यू आई वो -1 इसमें जो है, ठीक है। सो एक तो इन्होंने क्या कहा है कि पहले तो सुटेबल वैल्यू चूज कर लो। तो ये ऐसे आउट हो गया, ये ऐसे आउट हो गया जो सी की वैल्यू के हिसाब से। तो सी की वैल्यू यहाँ तो -1/log माइनस थीटा, तो ये दोनों ठीक है। अब यहाँ कह रहा है थीटा 1 तक होगा, थीटा 2 तक होगा, तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन यही है कि थीटा 1 तक लेंगे। ठीक है, यहाँ समेशन कर रहे थे ना, थीटा को यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये पैरामीटर है ना। सो थीटा यहाँ पैरामीटर है, तो इसको पॉजिटिव लिया, और यहाँ से हमने देखा कि जैसे यहाँ देख लिया ना यहीं पे कि 1 माइनस थीटा है, सो 1 माइनस थीटा को पॉजिटिव होना पड़ेगा, 0 से 1 में ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 0 से 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ठीक है, आज यहीं स्टॉप करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, तो आज हम लोग टेस्ट नंबर यूनिट वाइज टेस्ट 2 डिस्कस किया और 9 डिस्कस किया, 3 रह गया, तो कभी एक क्लास और रख के फिर 3 को भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों का यही रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सकता है मतलब सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाई को कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट में जितने टेस्ट है कंप्लीट कर लो, जितना कर सकते हो। शायद पूरा नहीं करो, इतना टाइम नहीं मिलेगा कर पाओगे टेस्ट जितना है, लेकिन जितना कर पाओगे उतना करो, मतलब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट है ना, ये है। सो यू जस्ट सॉल्व एज मच एज पॉसिबल। सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट टाइम मिलता है तो जो डीपीपीस हैं ड्राइव में या ऐप पे वो भी सॉल्व करो, मतलब आप अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करो जितना हो सकता है, उसके हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आएगा जो आप डिजर्व करोगे, ये चीज़ है। ठीक है जी, थैंक यू अभी के लिए। क्योंकि है ना, आप मेहनत नहीं करो कोई और कर रहा है, इवन हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ता हो नहीं पढ़ता हो, घर पे बैठे कर रहा हो, अपने कॉलेज में मेहनत कर रहा होगा, ये चीज़ें हैं। आप हो तो आप बेस्ट यूज़ करो इन चीज़ों का, और आप में से ही कोई अच्छा रैंक लाएगा जो मेहनत कर रहा है, तो आप भी अच्छा करोगे। स्टिल यू हैव टू जस्ट है ना कीप मेकिंग एफर्ट्स टिल एग्जाम, ये है, तो उससे अच्छा रैंक आएगा। अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं फिर बाकी जो रह गया उसके लिए।